दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप लोग जानते हो, इस समय संपूर्ण विश्व एक वैश्विक महामारी के दौर से गुजरा है। बड़े बड़े देशों की आर्थिक व्यवस्था भी चौपट होकर रह गई है। ऐसी स्थिति में बच्चों की पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए टैगोर चिल्ड्रन अकेडमी सूरजगढ़ ने नियमित रूप से क्लासें लगा रखी है। ऑनलाइन व्यवस्था की गई है, जिसके तहत सभी प्रकार की कक्षाओं का सफलतापूर्वक आयोजन किया जाता है। छुट्टियों में क्लासें जब अपनी लगी थी, उसके बाद में जितने चैप्टर हो चुके थे, तो आज अपन अपने सब्जेक्ट पे आते हैं। व्यवसाय अध्ययन। कक्षा 12 वाणिज्य और स्कूल में जो अपनी क्लासें लगी थी, जितना सिलेबस उतना हो गया था, उसके आगे अपन शुरू करते हैं। टोटल अपनी बुक में 15 अध्याय हैं। इनमें से 4 से लेकर के 15 तक मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए थे। पहले 1 से लेकर 3 तक चैप्टर जो बचे हुए हैं। तो आज अपन पहला चैप्टर शुरू करते हैं अपना। प्रबंध के नाम से पहला अपना चैप्टर है। वैसे प्रबंध से संबंधित पहले पार्ट से जो संबंधित है 3 चैप्टर है। पहला है इसमें प्रबंध का अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं, महत्व और प्रबंध का क्रियात्मक क्षेत्र। दूसरा चैप्टर जो है वो भी प्रबंध के नाम से ही है। इसमें प्रबंध प्रक्रिया, प्रबंध की भूमिका एवं इस तरह। तीसरा जो चैप्टर है इसमें ये भी प्रबंध के नाम से ही है। इसमें प्रबंध के सिद्धांत एवं प्रबंध की तकनीक। ये 3 चैप्टर जो आते हैं, ये पहले पार्ट से संबंधित हैं। हम तीनों को एक पार्ट भी मान सकते हैं और अलग अलग करें तो 3 अध्याय हो सकते हैं। परीक्षा की दृष्टि से हम देखते हैं कि ये 16 नंबर का, तीनों मिलकर 16 नंबर के पार्ट होते हैं। 16 नंबर के क्वेश्चन इसमें से आते हैं। इसमें 1 + 1, 2 + 2 + 4 + 6, इस प्रकार से कुल मिलाकर के ये 16 नंबर के आते हैं। 2 क्वेश्चन 1-1 नंबर के, 2 क्वेश्चन 2-2 नंबर के आते हैं।
एक क्वेश्चन 4 नंबर का आता है, एक क्वेश्चन 6 नंबर का आता है। इस प्रकार से परीक्षा की दृष्टि से इसमें 16 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। इस प्रकार से आते हैं। अब पहला जो क्वेश्चन आज का वो है प्रबंध से आप क्या समझते हैं, या प्रबंध का अर्थ। प्रबंध का अर्थ, प्रबंध का अर्थ। प्रबंध का एक सर्वमान्य अर्थ नहीं है, क्योंकि प्रबंध का क्षेत्र आज काफी व्यापक है और अलग अलग प्रबंध शास्त्रियों ने और प्रबंध की अलग अलग परिभाषाएं और अलग अलग अर्थ बताए हैं। कई जो प्रबंध शास्त्री हैं वो प्रबंध को एक प्रक्रिया मानते हैं, प्रबंध एक प्रक्रिया के रूप में देखते हैं। उनका मानना है कि प्रबंध नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन व नियंत्रण की एक प्रक्रिया है। तो मानते हैं कि नियोजन से लेकर के नियंत्रण तक की एक चयन होती है। सभी कार्य जो होते हैं क्रमबद्ध रूप से इसके अंतर्गत किए जाते हैं। कई जो प्रबंध शास्त्री जो होते हैं उनका मानना है कि प्रबंध एक कला है, अन्य व्यक्तियों से कार्य करवाने की एक कला है। कई प्रबंध शास्त्री मानते हैं कि संगठनात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए न्यूनतम प्रयासों के द्वारा, न्यूनतम लागत के द्वारा अधिकतम उत्पादन तथा अधिकतम लाभ प्राप्त करना ही प्रबंध है। इस प्रकार उपयुक्त विवेचन के आधार पर हम लोग ये कह सकते हैं, संगठनात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए संस्था में उपलब्ध मानवीय तथा भौतिक संसाधनों में सामंजस्य स्थापित करके, मानवीय तथा भौतिक संसाधनों में सामंजस्य करके कम लागत के ऊपर अधिकतम उत्पादन या लाभ प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाता है। इसमें नियोजन से लेकर के नियंत्रण तक की प्रक्रिया को सम्मिलित किया जाता है। ये प्रबंध कहलाता है। उसके बाद में आती है प्रबंध की परिभाषा। प्रबंध की परिभाषा, प्रबंध की परिभाषा। अलग अलग विद्वानों ने प्रबंध को अलग अलग प्रकार से परिभाषित किया है। अलग अलग विद्वानों ने इसकी अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। जैसे मेरी पार्कर कोलेट, मेरी पार्कर कोलेट ने कहा कि प्रबंध अन्य व्यक्तियों से कार्य करवाने की कला ही प्रबंध कहलाता है। इसके अलावा लॉरेंस हेपले ने प्रबंध की जो परिभाषा दी है, अन्य व्यक्तियों के प्रयासों से कार्य करवाना ही प्रबंध कहलाता है। दूसरे व्यक्तियों से कार्य करवाना यही प्रबंध कहलाता है। वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता F.W. टेलर, फ्रेडरिक विंस्लो टेलर, इनके अनुसार जो दी गई जो परिभाषा है, इन्होंने कहा कि कर्मचारियों से आप क्या करवाना चाहते हैं,
तत्पश्चात यह देखना कि कर्मचारी इसको सही ढंग से सुव्यवस्थित तरीके से करते हैं या नहीं करते हैं, यह जानना ही प्रबंध कहलाता है। इसी प्रकार एक और जो प्रबंध शास्त्री हैं उनके द्वारा दी गई जो परिभाषा है स्टेनले वेंस के अनुसार, स्टेनले वेंस के अनुसार संगठनात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रबंध में निर्णय लिए जाते हैं तथा प्रबंध की क्रियाओं पे या मानवीय क्रियाओं पे नियंत्रण करना ही प्रबंध कहलाता है। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रबंध शास्त्रियों द्वारा दी गई परिभाषाओं का अध्ययन करने के पश्चात एक इसका सर्वमान्य अर्थ दिया जा सकता है। तो परिभाषाएं लिखने के बाद में उसके निष्कर्ष के रूप में हम लोग लिखेंगे उपयुक्त परिभाषाओं का अध्ययन करने के पश्चात यह कहा जा सकता है कि प्रबंध एक विज्ञान एवं कला है। दूसरे व्यक्तियों से कार्य करवाया जाता है, न्यूनतम लागत पे कम प्रयासों के द्वारा अधिकतम उत्पादन या लाभ प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है तथा इसमें नियोजन से लेकर के नियंत्रण तक की प्रक्रिया को सम्मिलित किया जाता है। यही प्रबंध है। तो ये थी प्रबंध की परिभाषाएं और अर्थ। तीसरे नंबर पे आता है प्रबंध की विशेषताएं। प्रबंध की विशेषताएं अलग अलग विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाओं के आधार पर प्रबंध की अनेक प्रकार की विशेषताएं होती हैं। जहां तक इसकी विशेषताओं का प्रश्न है, परीक्षा में आने वाले जो क्वेश्चन है, कई बार इसमें 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। 1 नंबर का क्वेश्चन पूछते हैं जैसे प्रबंध एक मानवीय प्रक्रिया है, प्रबंध एक गतिशील प्रक्रिया है, कैसे? 2 नंबर का क्वेश्चन पूछते तो 2 विशेषताएं पूछ लेते हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन आता है तो इसमें 4 प्रकार की विशेषताएं, जैसे प्रबंध की कोई 4 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। या कई बार इसमें 2 विशेषताएं नाम देके पूछ लेते हैं, जैसे प्रबंध एक आदर्श शक्ति है या प्रबंध एक मानवीय प्रक्रिया, कैसे? तो इस प्रकार से यहां से परीक्षा में क्वेश्चन आता है। प्रबंध एक आदर्श शक्ति है, 2019 में क्वेश्चन आया था अपने 4 नंबर का। प्रबंध एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, 2018 में 1 नंबर का क्वेश्चन आया था ये। तो इस आधार पर क्वेश्चन आते हैं। उसकी पहली जो विशेषता है वो है प्रबंध एक प्रक्रिया है। प्रबंध एक प्रक्रिया है। प्रबंध नियोजन, संगठन, नियंत्रण, निर्देशन आदि की एक प्रक्रिया होती है। नियोजन के अंतर्गत भविष्य में किए जाने वाली क्रियाओं का वर्तमान में निदान कर लेना सभी नियोजन कहलाता है। संक्षेप में अगर हम लोग लिखते हैं, उसके बाद में संगठन अनेक विभागों में संगठन को बांटना, जैसे क्रय विभाग है, वित्त विभाग है, विपणन विभाग है, सेवा विभाग है, अलग अलग भागों में इसको बांट देते हैं। उसके बाद में नियुक्तिकरण के अंतर्गत संस्था में रिक्त पदों के अनुसार योग्य व्यक्तियों को उसके प्रतिस्थापित करना, कार्य पर लगाना, ही नियुक्तिकरण कहलाता है। मानव संसाधन विभाग से संबंधित यह कार्य आता है। और इसके बाद में निर्देशन, संगठनात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए संस्था में कर्मचारियों का मार्गदर्शन करना,
उनको कार्य करने के लिए मोटिवेट करना, वार्तालाप करना, समन्वय स्थापित करना, सामंजस्य स्थापित करना आदि सही प्रकार किए जाने वाले जो भी कार्य होते हैं वो निर्देशन के अंतर्गत आते हैं। एक आता नियंत्रण। नियंत्रण में संस्था में बनाई गई योजना के अनुसार कार्य हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। जैसे सबसे पहले एक नंबर पे इसमें परिमापों का निर्धारण किया जाता है, तत्पश्चात वास्तविक निष्पादन का मूल्यांकन किया जाता है, उसके बाद में वास्तविक निष्पादन और परिमापों से तुलना की जाती है। दोनों के मध्य अगर किसी प्रकार का कोई विचलन या कमी पाई जाती है, त्रुटि पाई जाती है, तो उसमें सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है ताकि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति को रोका जा सके। ये नियंत्रण के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रबंध एक प्रक्रिया है। दूसरी जो इसकी विशेषता है, प्रबंध एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। प्रबंध एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। प्रबंध एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। किसी भी प्रकार का अगर कोई भी कार्य किया जाता है उसका कोई कोई उद्देश्य होता है। बगैर उद्देश्य के लिए किसी प्रकार कोई भी कार्य संपन्न नहीं किया जाता। इसके लिए प्रबंध जो होता है उसमें पहले संगठन के उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं, बाकी सभी प्रकार के जो कर्मचारी होते हैं उन उद्देश्यों को पूरा करने का प्रयास करते हैं। इसलिए प्रबंध को एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया माना जाता है। तीसरा था प्रबंध एक मानवीय प्रक्रिया है। प्रबंध एक मानवीय प्रक्रिया है। प्रबंध को एक मानवीय प्रक्रिया माना जाता है। कैसे? अगर प्रबंध एक मानवीय प्रक्रिया है क्योंकि संगठन के अंदर सभी प्रकार के जो कार्य संपन्न किए जाते हैं मानव के द्वारा किए जाते हैं, न कि पशु पक्षी के द्वारा। संगठन के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए सभी मानवीय संसाधन जो होते हैं आपस में एक सहयोग के द्वारा उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए प्रयास करते हैं। इसलिए प्रबंध को एक मानवीय प्रक्रिया माना जाता है। आता है प्रबंध एक गतिशील प्रक्रिया है। गतिशील प्रक्रिया है। प्रबंध को एक गतिशील प्रक्रिया माना जाता है क्योंकि जिस प्रकार का वातावरण होता है, जिस प्रकार का पर्यावरण होता है, चाहे वो आंतरिक पर्यावरण हो चाहे बाह्य पर्यावरण हो, जिस प्रकार का पर्यावरण होता है प्रबंधक अपने आप को उसके अकॉर्डिंग ढाल देता है, अपने आप को उसके अकॉर्डिंग बना लेता है, परिस्थिति के अनुसार अपने आप को डाल देता है जिसके द्वारा संस्थात्मक उद्देश्यों को पूरा किया जा सके। पांचवी जो इसकी विशेषता है वाकई प्रबंध एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। प्रबंध एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। प्रबंध करना इतना आसान नहीं है, ये चुनौतीपूर्ण कार्य माना जाता है क्योंकि अनेक प्रकार के जो असंगठित संसाधन होते हैं उनको संगठित करना पड़ता है। मानवीय तथा भौतिक संसाधन होते हैं, जैसे इसके अंतर्गत मानव है या पूंजी, मशीन, उपकरण, बाजार आदि के अंतर सामंजस्य स्थापित करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन एक अच्छे प्रबंध के द्वारा इन संसाधनों में सामंजस्य स्थापित करके और संगठनात्मक जो चुनौती होती है उसको स्वीकार किया जाता है, उसको पूरा किया जाता है। इसलिए प्रबंध एक चुनौतीपूर्ण कार्य माना जाता है। है प्रबंध एक
सृजनात्मक कार्य। कई बार परीक्षा में क्वेश्चन भी आता है प्रबंध एक सृजनात्मक कार्य कैसे है, प्रबंध को सृजनात्मक कार्य कैसे माना जाता है। कई बार परीक्षा में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, क्योंकि प्रबंध जो होता है वो संसाधनों की दक्षता एवं प्रभावशीलता को बढ़ाकर अनेक प्रकार के संसाधन होते हैं, मानवीय संसाधन वगैरह जो होते हैं, भौतिक संसाधन होते हैं, उसकी दक्षता और प्रभावशीलता को बढ़ा करके संस्था में अधिक उत्पादन और अधिक लाभ प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए इसको एक सृजनात्मक गतिविधि माना जाता है। सातवीं जो इसकी विशेषता है वह है प्रबंध अनेक सिद्धांतों पर आधारित होता है। प्रबंध अनेक सिद्धांतों पर आधारित होता है। प्रबंध अनेक सिद्धांतों पर आधारित होता है। प्रबंध में सिद्धांतों को दो भागों में बांटते हैं। एक होते हैं हेनरी फ्योल के सिद्धांत, एक होते हैं वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता एफ.डब्ल्यू. टेलर के सिद्धांत। हेनरी फ्योल ने प्रबंध के 14 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। इसलिए इसको सामान्य प्रबंध का पिता भी कहा जाता है। एफ.डब्ल्यू. टेलर वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता माने जाते हैं। इन्होंने प्रबंध के 5 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। इसलिए प्रबंध जो है अनेक सिद्धांतों के ऊपर, जैसे इसमें कार्य विभाजन का सिद्धांत है, अनुशासन का सिद्धांत है, आदेश की एकता का सिद्धांत है, निर्देशन की एकता का सिद्धांत है, सहयोग का सिद्धांत है, सोपान श्रृंखला का सिद्धांत है, स्थायित्व का सिद्धांत है, संस्थागत हितों के लिए व्यक्तिगत हितों का समर्पण कर देना ये सिद्धांत है। इस प्रकार के जो सिद्धांत है उनके ऊपर आधारित है। और ये सिद्धांत होते हैं प्रबंधकों के आपसी अनुभव, परीक्षण, प्रयोग, तथ्य आदि के आधार पर इनको प्रतिस्थापित किया जाता है। इस प्रकार से प्रबंध जो होता है वो अनेक प्रकार के सिद्धांतों के ऊपर आधारित होता है। 8वीं जो इसकी विशेषता है वो है प्रबंध में अधिकारों का प्रत्यायोजन। अधिकारों का प्रत्यायोजन होता है उच्च अधिकारी के द्वारा निम्न स्तर के अधिकारियों या अधीनस्थों को अधिकार प्रदान करने, अधिकारों का प्रत्यायोजन कहलाता है। प्रबंध के 3 प्रकार के लेवल होते हैं, उच्च स्तरीय प्रबंध, मध्य स्तरीय प्रबंध और निम्न स्तरीय प्रबंध। उच्च स्तर के अधिकारी जो होते हैं अपने से अधीनस्थ जो होते हैं उनको आदेशों का प्रत्यायोजन करते हैं, आदेशों को सौंपते हैं। इसलिए जो अधिकार दिए जाते हैं उसके अनुसार उनको कार्य भी दिए जाते हैं। हेनरी फ्योल का सिद्धांत यहाँ पे आता है, अधिकार और उत्तरदायित्व का सिद्धांत उसके आधार पर काम करता है कि कर्मचारियों को जिस प्रकार से अधिकार दिए जाते हैं उसके अनुसार उनको कर्तव्य या दायित्व भी दिया जाना चाहिए। दोनों के अंदर समानता होनी चाहिए ताकि अधिकारों का दुरुपयोग न हो, और सही अधिकार भी दिए जाने चाहिए ताकि कार्य को सही रूप से संपन्न किया जा सके। इस प्रकार से प्रबंध जो होता है अनेक सिद्धांतों के ऊपर भी आधारित होता है। तो प्रबंध एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। प्रबंध एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। कई बार इसको इस प्रकार से पूछती है, प्रबंध एक सरल व्यापक प्रक्रिया, सार्वभौमिक प्रक्रिया है, कैसे? तो
तो अब तक प्रबंध एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, क्योंकि प्रबंध का उपयोग आज प्रत्येक क्षेत्र में किया जा रहा है, चाहे वह राजनीतिक क्षेत्र हो, धार्मिक हो, शैक्षिक हो, गैर शैक्षणिक हो, व्यवसायिक हो, गैर व्यवसायिक हो, सभी क्षेत्र में इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा प्रबंध के सभी जो स्तर होते हैं, उच्च स्तरीय, मध्य स्तरीय, निम्न स्तरीय, उसमें भी प्रबंध का प्रयोग होता है, सभी जगह किया जाता है। आज कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ प्रबंध का उपयोग नहीं किया जाता हो। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रबंध एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। एक और जो इम्पोर्टेंट इसकी जो विशेषता कई बार परीक्षा में आती है, कई बार पूछ लेते हैं, प्रबंध एक आदर्श शक्ति है। प्रबंध एक आदर्श शक्ति है। इंटेंजिबल पावर, प्रबंध एक आदर्श शक्ति है। प्रबंध को एक आदर्श शक्ति क्यों माना जाता है? प्रबंध को एक आदर्श शक्ति इसलिए माना जाता है कि यह आदर्श है, दिखाई नहीं देती, लेकिन संस्था में होने वाले जो कार्य होते हैं उसके आधार पे इसका अनुभव किया जा सकता है, इसका पता लगाया जा सकता है। जैसे किसी भी संस्था में कर्मचारियों का मनोबल कैसे है, संस्था किस लाभ पे है, कर्मचारियों का जीवन स्तर है, संस्था का विकास है, विस्तार है, इसके आधार पर हम इसको महसूस कर सकते हैं। तो संस्था में होने वाले जो कार्य हैं, संस्था की होने वाली जो वृद्धि होती है, उसके आधार पर उसका अनुभव किया जा सकता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रबंध एक आदर्श शक्ति है। इस प्रकार से बच्चों आज हमने 3 क्वेश्चन देखे। आज मैंने आपको 3 क्वेश्चन बताए हैं। पहला जो क्वेश्चन आता है, इसमें आपको प्रबंध का अर्थ बताना है। दूसरा जो क्वेश्चन है, इसमें प्रबंध की आपको परिभाषा बतानी है। और तीसरा जो क्वेश्चन है, इसमें प्रबंध की विशेषताएं ये बतानी है। तो मैनेजमेंट की एक कॉपी और डालेना, एक कॉपी तो आपके पास डाली हुई, जिसमें तो इसके प्रमुख जो नोट्स वो हम कंप्लीट करते हैं, और दूसरी जो कॉपी है वो इसकी क्वेश्चन आंसर के डाल देना। इतना होमवर्क आपको दिया जाता है, जितना आपको पढ़ा दिया जाता है, उस पढ़ाए हुए मैटर में मैन जो क्वेश्चन बनते हैं उनको उसमें लिखना है, ताकि साथ साथ अपने क्वेश्चन भी पूरे होते जाएंगे। कल मैंने इससे संबंधित जो मैटर था वो डाल दिया था, आपके पास था, उसमें से क्वेश्चन छाट करके व्यवस्थित रूप से और अपनी कॉपी में लिखना, सही प्रकार से तैयार करना, ताकि किसी प्रकार की समस्या नहीं आए। जीतने वाले जो होते हैं वो कभी अलग काम नहीं करते, लेकिन उनका कार्य करने का तरीका है, उनकी विधि है, उसकी मेथड है, उनका तकनीक है, वो सारी अलग होती है। ये कारण होता है कि अध्यापक जो होता है क्लास में सभी बच्चों एक साथ ही पढ़ाता है, लेकिन एक बच्चे के 90% नंबर आते हैं, एक बच्चे के 50%, 60% आते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो सही प्रकार से उस कार्य को व्यवस्थित रूप से नहीं कर पाता। तो यहाँ तक का जो कार्य है जो आज मैंने आपको दिया है, ये कंप्लीट करना है, इसके आगे कल देखेंगे। धन्यवाद।